बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ बोरोन है। हमारे सिलेबस में ना बोरोन के दो कंपाउंड्स हैं जो डिस्कस किए हुए हैं। एक ये बोरक्स है पहले वाला, और जो सेकंड है वो बोरिक एसिड है। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर, बोरक्स के ऊपर। बोरक्स का दूसरा नाम सोडियम टेट्राबोरेट। फार्मूला इसका ये Na2B4O7.10 वाटर। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है, ये नाम भी याद रखना है कि बोरक्स का दूसरा नाम जो है वो सोडियम टेट्राबोरेट है, या एक और नाम इसका है जो अभी नीचे भी आ जाएगा। और टिंकल, और जो है ना इसका नाम आपने कल हमने इधर भी ये बोरक्स या टिंकल, इसी का ये नहीं दो नाम चलते। पहला तो ये इसका एमसीक्यू है, पास पेपर में भी आया हुआ है। बोरक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। जो टेट्राबोरिक एसिड है यानी यही है ना, B4O7 है ना, और यहाँ Na2 है। अब Na2 की जगह हाइड्रोजन अगर आ जाए, जैसे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना HCl। अब HCl में से हाइड्रोजन को निकाल दे, सोडियम लगा दें तो उसका साल्ट बन जाता है NaCl। ठीक हो। उसी तरह ये जब ये टेट्राबोरिक एसिड होता है तो फिर ये सोडियम की जगह हाइड्रोजन होती हैं, तो ये H2B4O7 बन गए। लेकिन जब उसका सोडियम का साल्ट बन गया तो वो हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गई, Na2B4O7 हो गया, और इसी को हम नाम देते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। तो एक एमसीक्यू तो ये इसका नाम हो गया कि बोरक्स या टिंकल का केमिकल जो फार्मूला है या केमिकल नेम जो है वो, बोरक्स और टिंकल तो जनरल नाम है ना, और केमिकल जो नेम है वो सोडियम टेट्राबोरेट है, और केमिकल जो उसका फार्मूला है वो ये आ जाएगा Na2B4O7.10 वाटर। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि अक्रस इसकी पाया कहाँ जाता है, तो ये बोरक्स आल्सो कॉल्ड टिंकल इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। तिब्बत और कैलिफोर्निया में ये पाया जाता है। तो बार इसमें एमसीक्यू यही है, टिंकल जो है ना, कि बोरस का दूसरा नाम टिंकल है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रेपरेशन के यहाँ 3 मेथड दिए हुए हैं। अगर इसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे, तकरीबन ये 4 मेथड बन जाते हैं इसको बोरक्स को बनाने के। पहला मेथड है बोरिक एसिड से ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका है एक्सरसाइज में, कि बोरिक एसिड जो है उससे बोरक्स बनाना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। बोरिक एसिड, एसिड से आपने साल्ट बनाना है। अब आपको पता है सोडियम कार्बोनेट तो बेस होती है ना, हाइड्रोक्साइड्स भी बेस होती हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट भी बेस होती हैं, लेकिन वीक बेस होती हैं हाइड्रोक्साइड की निस्बत से। तो सोडियम कार्बोनेट बेस है, और ये जो H3BO3 बोरिक एसिड ये एसिड है। अब एसिड और बेस का आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि अगर एसिड का हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो फिर तो साल्ट और वाटर बनता है, लेकिन अगर एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ करें तो साल्ट और वाटर के साथ CO2 गैस बनती है। ये जर्नल आपने याद रखा हुआ, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। जैसे HCl का सोडियम कार्बोनेट से करवाएंगे तो NaCl भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और CO2 गैस भी बनेगी। उसी तरह ये रिएक्शन आप उसी लाइन पे इसको भी याद रख सकते हैं कि बोरिक एसिड था, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन हुआ, साल्ट जो बन रहा है वो बोरक्स है Na2B4O7 जो है, प्लस वाटर है, प्लस CO2 है। साल्ट, वाटर और CO2 उसी लाइनों पे कि जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, और CO2 गैस बनाते हैं। अब ये नाम तो इस तरह तरतीब से आपको याद होगी कि कौन से प्रोडक्ट है। बाकी जो इसकी बैलेंसिंग है उसका लास्ट टाइम में मैंने आपको तरीका बताया था कि जो छोटी बैलेंसिंग वो तो इजी हो जाती है। अब जैसे 4 नंबर है, 6 नंबर है, तो ये वहाँ पे अगर आप बैलेंस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा पेपर में। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसको थोड़ा सा जहन में बिठा लें कि यहाँ पे 4 आना है, यहाँ पे 6 आना है,
या जैसे मैंने तरीका बताया था कि भी वो थोड़ा सा ना रट्टा इस तरह लगाना, जैसे 4 1 है तो 41 हो गया, 1 6 1 है तो 161 हो गया, 41 161 के साथ इसकी बैलेंसिंग। इस तरीके से कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको वो बैलेंसिंग याद हो जाएगी। पेपर में फिर शॉर्ट क्वेश्चन में हम जो है वो टाइम ज़ाया नहीं होता, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो है ना इनमें बैलेंसिंग लाजमी है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगे उनमें भी बैलेंसिंग होती है, लेकिन जो कन्वर्जन वगैरह के कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बैलेंसिंग ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी आते हैं तो वो हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए उसको हमें फिर जो भी रिएक्शन याद हम करेंगे तो उसको पूरी तरह मुकम्मल तौर पे याद करना पड़ता है। तो एक मेथड तो ये हो गया कि इसके बोरिक एसिड से हमने कैसे बनाना बोरस को, कि बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है सोडा ऐश। इधर लिखा होगा इसे बोरिक एसिड विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम सोडा ऐश या वाशिंग सोडा भी आपने नाम सुना हुआ है, वो भी यही इसी का ही नाम है, वाशिंग सोडा या सोडा ऐश होगा। तो सोडियम कार्बोनेट को बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास बोरेक्स वाटर और CO2 बन जाता है। दूसरा मेथड है जी फ्रॉम कोलिमनाइट। ये जो फार्मूला Ca2B6O11 आपको नजर आ रहा है कोलिमनाइट, इसका बोरेक्स यानी बोरोन का ये और है। तो दूसरा तरीका कोलिमनाइट से बोरेक्स बनाने का, उसमें क्या करते हैं कि अब कोलिमेनाइट को उसी तरह वो भी सोडा ऐश के साथ है, ये भी सोडा ऐश के साथ है, सोडा ऐश के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बोरक्स बनता है और सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट बनता है। इसमें अब लिखते यहाँ इसने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये ऊपर वर्डिंग में पढ़ेंगे ना तो ये एक पॉइंट आता है कि फाइनली पाउडर्ड कोलिमेनाइट इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ये सोडियम कार्बोनेट और इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, बॉयल करना है सोल्यूशन को। तो यहाँ पे इसके ऊपर एरो के ऊपर बॉइलिंग लिख दें या हीट लिख दें, तो यहाँ तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख देंगे तो ये फायदा होगा कि जब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि राइट द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोरक्स फ्रॉम कोलिमेनाइट। तो वो अगर ये शॉर्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो इक्वेशन मुकम्मल होगी ना, इक्वेशन के ऊपर एरो के ऊपर बॉइलिंग लिखा होगा तो वो चेकर को भी पता चल जाएगा कि भाई इसने वो बॉइलिंग वाली बात भी कर ली है, लिखी होगी। वो फिर आपकी वर्डिंग नहीं पड़ेगा, वर्डिंग हमने लिखनी है लेकिन वर्डिंग वो पड़ेगा नहीं, आपका रिएक्शन को दे के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो कहते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ हम बॉयल करते हैं तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये तो पानी में हल नहीं होता, ये डिजॉल्व और नीचे बैठ जाता है, इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये जो बोरक्स है और सोडियम मेटाबोरेट है ये पानी के अंदर सोल्यूशन के अंदर हल रहते हैं। सोल्यूशन यहाँ पानी तो नजर नहीं आ रहा आपको रेक्टिन प्रोड साइड पे, लेकिन है ये सोल्यूशन, ये कोलिमेनाइट भी सोल्यूशन की शक्ल में ये पाउडर शक्ल में, ये सॉलिड फॉर्म में ऐड करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेते हैं पानी के अंदर और उस सोल्यूशन के अंदर इसको फिर ऐड करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के तो प्रेसिपिटेट फौरन ही बन जाते हैं जिसको हम फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, लेकिन बोरक्स और मेटाबोरेट पानी में हल हो जाते हैं, उनके नहीं बनते प्रेसिपिटेट्स। फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि अब आप जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ पानी में हल हुई और उसको अलग करना हो तो आप उसको ठंडा करेंगे, उसकी क्रिस्टल्स बनाएंगे, यानी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस उसके साथ करेंगे तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी यही करते हैं कि बोरक्स और ये मेटाबोरेट इन दोनों का जो मिक्सर होता है उसको जब हम ठंडा करते हैं क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो बोरक्स की क्रिस्टल्स बन के नीचे बैठ जाती हैं, उनको हम अलग कर लेते हैं। अब पीछे सोल्यूशन में रह जाता है सिर्फ सोडियम मेटाबोरेट रह जाता है, ठीक हो गया। अब आपकी बुक में तो उसने एक ही मेथड बना दिया, मैंने नोट्स में इसको अलग मेथड नंबर दे के ना तीसरा नंबर, कि वो जो अब मेटाबोरेट पीछे बच गया था ना उसमें से अब हम पास करते हैं CO2 गैस को, उसी में से अब पास करते हैं CO2 गैस को, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और बोरक्स बन जाता है, ठीक हो। सोडियम कार्बोनेट आपके पास आ गया और बोरक्स दोनों पानी में हल होते हैं, फिर हमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ेगा और उससे फिर हमें दोबारा ये बोरक्स जो है वो हासिल हो जाएगा। उसके बाद है जी चौथा मेथड, अगर इसको नाम दें तो, कि
इसमें एक वर्ड लिखा होगा क्रिस्टलाइजेशन का ना, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ये है कि जो बोरक्स आप जमीन से या जो निकला है ना, बोरक्स या टिंकल जो है, और जो निकला हुआ है, उस और को पानी में हम हल करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसको ठंडा करते हैं, एवापोरेशन करके क्रिस्टलाइजेशन के सारे स्टेप्स करते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें वहाँ से बोरक्स मिल जाता है। अब ज़्यादा ज़मीन से जो निकाला हुआ टिंकल की शक्ल में, वो तो इम्प्योर है ना, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी काफ़ी सारी, तो फिर उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस स्टेप से गुजार लेते हैं, तो हमारे पास प्योर फॉर्म में बोरक्स जो है वो मिल जाता है। तो ये आपके पास तीन, आपकी बुक पे 3 नंबर है, वैसे ये 4 बन गई इक्वेशंस आपकी ने, एक बोरिक एसिड से, दूसरी कोलिमेनाइट से, तीसरी सोडियम मेटाबोरेट से, और चौथी टिंकल से। तो 4 मेथड्स हैं, 4 डिफरेंट यानी मैं स्टेप्स हैं, यही मेथड्स ही कह रहे हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम बोरक्स बना सकते हैं। अब पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाए तो इस तरह ये 4 का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द डिफरेंट 4 मेथड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरक्स, या 3 मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरक्स का कह सकते हैं। तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल पास पेपर में आया नहीं है, इस तरह उसने पूछा। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आए, वो आपको मैंने बताया। पहले वाला नंबर वाला भी आया हुआ है कि बोरिक एसिड से बोरक्स कैसे बनेगा, दूसरे नंबर वाला भी आया हुआ है कोलिमेनाइट से बोरक्स कैसे बनेगा। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो पास पेपर में आए हुए हैं। तीसरे ये सोडियम मेटाबोरेट से जो CO2 पास करके बना, ये आया तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी जी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। अच्छा, केमिकल से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये पहला पॉइंट जो है ना, ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक किस्म का डिस्कस कर रहा है कि बोरक्स जो वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, पानी में, ठंडे पानी में बहुत ज़्यादा ये हाल होता है, बट इज़ मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, लेकिन ये गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब आगे उसने इसी को एक्सप्लेन भी किया, ये MCQ के हवाले से आपने याद रखना है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर डिजॉल्व 3 ग्राम ऑफ डेका हाइड्रेट एट 10 डिग्री सी, यानी 100 ग्राम वाटर जो है वो 10 डिग्री सी पे, यानी ठंडे पानी में 3 ग्राम सिर्फ बोरक्स को हल करता है। डेका हाइड्रेट इसलिए बोल रहे हैं ना कि जो बोरक्स है आपके पास वो डेका हाइड्रेट है ना, ये फार्मूला था ना, ये Na2B4O7.10 वाटर, तो ये बोरक्स हो गया और साथ 10 वाटर, ये उसका फार्मूला हो गया। तो डेका कह रहे हैं, डेका से हमारा 10 होता है ना, तो ये 10 वाटर, इसलिए उसको डेका हाइड्रेट बोल रहे हैं कि बोरक्स जो है वो डेका हाइड्रेट की शक्ल में जो, तो वो 10 डिग्री सी पे तो सिर्फ 3 ग्राम हल होता है 100 ग्राम पानी में, लेकिन जो 100 डिग्री सी पे वो 99.3 ग्राम हल हो जाता है 100 ग्राम पानी के अंदर। तो एक तो ये आपका MCQ यहाँ पे बन जाता है। दूसरा, अगर हम इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के उसको फिर ठंडा करके क्रिस्टलाइजेशन करें, तो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना 62 डिग्री सी से ऊपर ऊपर, यानी हमारा जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री 2 से ज़्यादा है, और फिर इसकी जो क्रिस्टल बनेगी ना वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होंगी ऑफ द पेंटाहेड्रेट, यानी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स हैं, और क्रिस्टल्स किसकी हैं, बोरक्स के साथ डॉट 5 वाटर, 5 वाटर के मालिक्यूल के साथ जो उसका कंपाउंड बनता है, और वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की शक्ल में आ रहा होता है। इफ द टेम्परेचर बिलो अगर 62 डिग्री सी से बिलो हो, तो फिर डेकाहाइड्रेट जो है ना, यानी 10 वाटर वाला जो बोरक्स है, जो नॉर्मल हम लिख रहे हैं 10 वाटर वाला, वो फिर फॉर्म होता है जब 62 डिग्री सी से नीचे टेम्परेचर हो। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, कि ये वाला पॉइंट कि इट्स एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, कि इसका एक्वस सोल्यूशन पानी में अल्कलाइन होता है। ये याद होगा, हमने दूसरे चैप्टर में ना सोडियम कार्बोनेट के बारे में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि उसको पानी में हल करें तो उसका सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता है, या वो रेड लिटमस पेपर को ग्लू कर देता है, या उसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, या उसकी pH 7 से ग्रेटर होती है, तो उसकी वजह बता देते। वहाँ भी हमने यही कहा था कि सोडियम कार्बोनेट पानी में जब हल होता है तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ वो उधर कार्बोनिक एसिड था H2CO3,
वो बनाता है जो वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जब इकट्ठे होंगे तो बेस चूंकि स्ट्रॉन्ग है इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन बेसिक हो गया। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि बोरक्स भी पानी में हाइड्रोलिसिस के थ्रू हल होता है, और जिसकी वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड बनता है। और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग अल्कली की वजह से ओवरऑल जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक हो जाता है या अल्कलाइन हो जाता है, या उसकी पीएच 7 से ग्रेटर होगी, या ये कह सकते हैं कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। नीचे उसने ये आपका एमसीक्यू है, इसी रिएक्शन के नीचे लिखा है ना, द हाइड्रोलिसिस इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन, कि अगर हम ग्लाइसरीन को यूज करें तो फिर ये हाइड्रोलिसिस इसकी रोकी जा सकती है। यानी फिर बोरक्स पानी के अंदर जब आप ऐड करेंगे तो वो इस तरह हाइड्रोलाइज नहीं होगा अल्कली के अंदर, और इस तरह वीक एसिड के अंदर उसकी हाइड्रोलिसिस को हम रोक सकते हैं। यानी पानी की फिर हाइड्रोलिसिस नहीं होती। हल जरूर हो जाएगा साल्ट उसके अंदर, लेकिन पानी हाइड्रोलाइज नहीं होगा अगर हम उसके अंदर क्या ऐड कर दें, ग्लाइसरीन ऐड कर दें। ग्लाइसरीन जो है वो कंपाउंड तो ऑर्गेनिक है लेकिन पोलर होता है काफ़ी, और ये इसको ग्लाइसरीन भी कहते हैं, ग्लाइसिरोल भी कहते हैं। और ये आपने सुना होगा जो वाटर ये होता है ना, गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं आगे, उनके अंदर ना कूलेंट डालते हैं ठंडा उनको रखने के लिए ना, कूलेंट होता है ग्रीन कलर का होता है अमूमन, या डार्क ब्लू से कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर या डार्क ग्रीन कलर। तो वो असल में क्या होता है, वो यही उसमें ऐड किया होता है पानी के अंदर ना ग्लाइसरीन को, जिसकी वजह से वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज़्यादा हो जाता है, वो फिर ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, वेपराइज नहीं होता। ठीक है, तो ये उसमें ग्लाइसरीन जो है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर आप कहें तो वो भी ड्रा किया जा सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन इस तरह जुड़ी होती हैं और उनके साथ 3 OH इस तरह लगे होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम ग्लाइसरीन या ग्लाइसिरोल होता है। और एक और हमने अभी पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल का ना, तो ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जो है ना, इधर में भी हमारे पास हो ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। जो बात हमने की थी ना ऊपर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स की, जो पेंटाहाइड्रेट में बनती हैं वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होती हैं। ऑक्टाहेड्रल इस तरह होती है ना, यानी 8 साइड है ना, ये ऊपर देखे ना इस पिरामिड बनी ना, तो एक साइड तो इस और इस दोनों लाइनों के दरमियान है, दूसरी साइड इसी लाइन और अगली लाइन इसके दरमियान है, तीसरी साइड इस लाइन और वो पीछे वाली के दरमियान है, चौथी साइड उसके और फिर इसके दरमियान। तो 4 साइडें ऊपर है और 4 ही साइडें इस तरह नीचे हैं, तो टोटल 8 होगी। और ऑक्टा में मतलब होता है 8, हेड्रल मीन होता है साइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 साइडें। तो इस तरह का यानी वो स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टल का। ये जो हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल और पेंटाहाइड्रेट, तो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल इस तरह की होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इसका पॉइंट बनता है, ये भी इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके आगे वैसे नीचे आ जाएगा, बोरक्स, ये बोरक्स बी टेस्ट ना, ये उसी की बात तकरीबन उसने यहाँ दोबारा वही बात को रिपीट किया हुआ। तो रिएक्शन वैसे उधर उसने पूरा नहीं लिखा, इधर रिएक्शन उसने उसको पूरा किया है कि जो हमारे पास बोरक्स होता है इसको अगर हीट किया जाए ना,
तो बोरक्स में से वाटर के मालिक्यूल तो निकल गए और कुछ बोरक्स के मालिक्यूल टूट के सोडियम मेटाबोरेट में और B2O3 बोरोन ऑक्साइड इसे कहते हैं, या बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, बोरोन ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मिक्सचर आपके पास बना हुआ ना, वो मिक्सचर होता है ट्रांसपेरेंट सा, ग्लास की तरह, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट सा होता है ना, इस तरह का बना हुआ होता है। ये नीचे लिखा है ना ग्लासी मास, यानी वो जो पूरा आप जब हीट करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट सा ग्लास की शाइनिंग की तरह का नजर आता है। ये आपको याद होगा पीछे भी हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था ना, उसमें हार्ड फिनिश प्लास्टर पड़ा था, तो उसके अंदर ये लिखा था कि अगर उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ बोरक्स को मिक्स कर लें तो बोरक्स चूंकि ट्रांसपेरेंट होता है, शाइनिंग होता है, तो वो फिर जब सीमेंट हार्ड होगा तो वो भी शाइनिंग से उसके ऊपर लुक आएगी, तो उसकी फिनिशिंग यानी अच्छी फील होती है। उसके बाद तीसरा है जी, बल्कि इसी पॉइंट को मैं यहीं पे मुकम्मल करता जाता हूँ। पहले आपने बोरक्स को हीट किया तो ये इस तरह कन्वर्ट हो गया, इसमें बदल गया बोरिक एनहाइड्राइड में या बोरोन ऑक्साइड में। अब बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन ऑक्साइड जो बनता है, ये जो बोरिक वो मेटल का जो ऑक्साइड होगा उसके साथ मिलता है, मिल के इस तरह जैसे कॉपर ऑक्साइड अगर फॉर एग्जांपल वहाँ मौजूद है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ मिल के कॉपर मेटाबोरेट बना देता है। अब ये कॉपर मेटाबोरेट जो होता है ये ब्लू कलर है, ये लिखो ना ऊपर वाली लाइन में, क्यूप्रिक बोरेट्स आर ब्लू इन कलर, तो ये ब्लू कलर में होते हैं। ब्लू कलर हमें बता रहा है कि जनाब यहाँ पे जो पहले आपके पास साल्ट था ना उसके अंदर मेटल कौन सी है, कॉपर। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र शायद किया था कि हमारे ना सेकेंड ईयर के सिलेबस में साल्ट एनालिसिस आएगी। अब वो जो साल्ट एनालिसिस आएगी ना, उस साल्ट एनालिसिस में आपको जब साल्ट दिया जाएगा उसमें ट्रांजिशन मेटल इस तरह जैसे कॉपर है इस तरह की आएंगी, वो मेटल को फिर हमने चेक करने के लिए ना ड्राई टेस्ट करते हैं। तो उन ड्राई टेस्ट में से एक ड्राई टेस्ट ये वाला होता है, बोरक्स बी टेस्ट होता है, ठीक है। इस बोरक्स बी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि पहले आप ना एक प्लेटिनम की वायर लेते हैं, ठीक हो गई, और उस वायर के ऊपर ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ तो जैसे ये इस तरह की एक आपने प्लेटिनम की वायर होती है, ठीक हो गया, उसके एंड पे ना ये छोटा सा आपके पास ऐसे ना, यानी यहाँ पे ऐसे छोटा सा वो बना होता है सर्कल, जिसके ऊपर हमने वो ये एंड पे छोटा सा ऐसे ना वो बना होता है, लूप से बना होता है। इस लूप के ऊपर हम ना लेते हैं बोरक्स को, ठीक हो गया। बोरक्स को लेके उसको फिर हम ले जाते हैं फ्लेम में, आग में ले गए। फ्लेम ने क्या किया कि उसको हीट किया, जैसे भी हमने बात की, वो मेल्ट होके ग्लासी मास ट्रांसपेरेंट सा बन जाता है, जिसका फिर ये उस वक्त हीट करने से ये वाला रिएक्शन हुआ कि बोरक्स की हीट करने से सोडियम मेटाबोरेट बना और बोरोन ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड बना, ठीक होगा। नेक्स्ट में क्या होता है कि फिर हम इसी के ऊपर अब साल्ट, जिसका हमने चेक करना है कि इसके अंदर जो मेटल है वो कौन सी है, उस साल्ट को यहाँ पे अब उसका पाउडर थोड़ा सा डालते हैं और फिर दोबारा इसको आग में ले जाते हैं, फिर फ्लेम में इसको हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं, करने के बाद जब बाहर लाते हैं ना, तो वो पीछे जो होता है ना आपका वो ट्रांसपेरेंट सी जो मास मिले, वो छोटे छोटे दानों की शक्ल, बीड्स की शक्ल में आ जाती है। अब वो जो बीड है ना उसका कोई ना कोई कलर होता है, और वो जो कलर है वो डिपेंड करता है कि वहां पे मेटल कौन सी थी। जैसे कॉपर है तो फिर कॉपर के हिसाब से कलर आ जाएगा, जैसे ब्लू कलर उसने कहा, ठीक है। इसी तरह निकल है तो निकल का अपना कलर आएगा, आयरन का अपना कलर आएगा। हर जो ट्रांजिशन मेटल है उसका अपना ट्रांजिशन मेटल का सिर्फ ये टेस्ट हो सकता है, क्योंकि वही कलर कम बनाती है ना, कलर कंपाउंड बनाती है ट्रांजिशन मेटल। आम मेटल तो नहीं बनाती, जैसे सोडियम पोटेशियम तो नहीं बनाती, तो उनके लिए बोरक्स बी टेस्ट तो फिर यूज नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनके लिए हम यूज करते हैं। तो अब हम अगर हमें तो चूंकि साल्ट का पता नहीं होता कि वो कौन सा है, उसमें ट्रांजिशन है कि आम है, कौन सी मेटल है, वो कलर देगा कि नहीं देगा, इसलिए हम तो परफॉर्म करते ही करते हैं ना, फिर उसे बता देते हैं भी कलर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो उसे कहेंगे भी कलर नहीं आया, और उसके फिर आगे हम लिख देते हैं। ये होता है प्रैक्टिकल में आपका नहीं, 1 नंबर का ये आता है, उसमें फिर हम ये लिख देते हैं कि अगर आ जाए तो वो बता देते हैं कि ये कलर है और इसका मतलब है कि फलां मेटल वहाँ मौजूद है, और अगर ना आए तो फिर हम वहां लिख देते हैं कि जी कोई कलर नहीं है, इसका मतलब जो कलर देने वाली फलां फलां मेटल्स है ना वो सारी अब गायब है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो सकते। तो इस तरह हम वो आ रहा है 1 नंबर उसमें पूरा हो जाता है।
प्रैक्टिकल में। अब शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ आपके पास ये सवाल ज़रूर इम्पोर्टेंट है, पेपर के हवाले से भी, एक्सरसाइज में भी दिया है, बोरक्स बी टेस्ट क्या होता है उसकी केमिस्ट्री बता दो, तो उसमें हम यही लिखते हैं सारा, ये सारा उसने वो यहाँ पे मेथड लिखा जो भी मैंने प्लैटिनम वायर का आपको बता रहा था, तो वो वाली ये सारा उसने प्रोसीजर लिखा है कि परफॉर्म कैसे करना है, और ये फिर उसने उसकी केमिस्ट्री लिखी है कि उसको हम जब क्या हीट करते हैं तो कौन से कंपाउंड बनते हैं और क्या उसके रिएक्शन होते हैं, कौन से साल्ट बनता है जिसका कलर हमें नजर आता है। ठीक होगा। उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे, ये सेकंड वाला होगा जी। तीसरे नंबर पे रिएक्शन है जी इन एक्व सोल्यूशन इन रिएक्शन विद HCl, ये एसिड HCl या H2SO4। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है कि रिएक्शन लिखें जिसमें बोरिक एसिड से बोरक्स बना है एंड वाइस वर्सा, और बोरक से वापस बोरिक एसिड भी बनाए, यानी दो रिएक्शन हम लिखते हैं उस एक शॉर्ट क्वेश्चन में। तो एक तो ये रिएक्शन आ जाता है कि बोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट से कराया तो बोरक्स बन गया, और दूसरा रिएक्शन क्या आता है कि जो बोरक्स होता है उसको आप ये एसिड के साथ HCl के साथ करा लें या H2SO4 के साथ करवा लें रिएक्शन, तो ये सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट के साथ हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। तो इन दोनों में से एक रिएक्शन आप उसके साथ लिख देंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है जी, बोरक्स इज हीटेड विद अमोनियम क्लोराइड, बोरोन नाइट्राइड इज प्रोड्यूस्ड। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका रिएक्शन के हवाले से तो कोई नहीं आया, हाँ MCQ में भी आया कोई नहीं, वैसे बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है कि ये कि अमोनियम क्लोराइड और बोरक्स का अगर रिएक्शन हो तो उसमें हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, या एक चार नीचे ऑप्शन उनमें से पूछा हो कि कौन सा कंपाउंड मौजूद होगा, या ये पूछ सकते हैं कि बोरोन नाइट्राइड बोरक से, ये जो बोरोन नाइट्राइड है ये बोरक से कैसे मिलेगा, किसके साथ रिएक्शन करके मिलेगा, तो ये इसका MCQ हो सकता है। उसके बाद है जी पांचवा नंबर है लास्ट पॉइंट इसमें कि व्हेन बोरक्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आयोनाइजेस एस, कि बोरक्स को जब पानी में आप हल करते हैं, तो ये हमने अभी बात की कि पानी में हल हो जाता है, डिसॉल्व होता है सोडियम आयन, और ये इस तरह बोरेट टेट्राबोरेट आयन बना देता है। अब टेट्राबोरेट आयन पानी में इस तरह स्टेबल नहीं है, इस तरह नहीं रहते, वो हाइड्रोलिसिस में चले जाते। जब भी हमने बात की थी कि ये बोरक्स को जब उसने पानी में डाला था तो हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड मिले थे, यहाँ टेट्राबोरेट आयन हमें नहीं मिलता। तो वो यही कह रहा है कि आयोनाइज होना चाहिए इस तरह सोडियम आयन और टेट्राबोरेट आयन में, लेकिन टेट्राबोरेट आयन इसी शक्ल में नहीं रहता, वो पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसकी, और वो बोरिक एसिड में और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट, ये वही वाला रिएक्शन है। ये देखना, दो हाइड्रोक्साइड है और चार बोरिक एसिड है, 7 पानी के मालिक्यूल है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये टेट्राबोरेट 7 पानी के मालिक्यूल है, 4 बोरिक एसिड है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक हो, यहाँ पे भी दो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब पूरा लिखा था, यहाँ पे हमने 2 सोडियम अलग पहले लिख दिया था, अब 2 हाइड्रोक्साइड यहाँ अलग लिख दिया। तो यहाँ पे ये इसका वो जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सिर्फ ये पूछा जा सकता है, डिस्कस द आयोनाइजेशन ऑफ बोरक्स इन वाटर, कि बोरक्स की वाटर में आयोनाइजेशन बताएं, तो फिर आपने इस तरह पहले ये सोडियम आयन और टेट्राबोरेट आयन लिखने और फिर उसकी आगे हाइड्रोलिसिस करनी। और अगर सिंपल सवाल हो जैसे अभी पीछे हमने किया था कि उसका एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों होता है, तो फिर आपने डायरेक्ट रिएक्शन लिखना, फिर वो इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दें तो मसला नहीं। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली होती है, हाईली आयोनाइज्ड है, और बोरिक एसिड हमारा जो है वो थोड़ा आयोनाइज होता है, वीक एसिड होता है, तो इसी वजह से जो सोल्यूशन ऑफ बोरक्स इज एज अ होल इज अल्कलाइन इन नेचर, यानी वही बात जो ऊपर थी उसी को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और पास पेपर में आया हुआ है सवाल, आपके एक्सरसाइज में भी शायद है, तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपकी नोट्स में मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, नोट्स आपके अभी फाइनल कर रहा हूँ, थोड़े से हो जाए ताकि एक ही दफ़ा आपको ना सारे नोट्स क्लियर करके दे दें। अच्छा, इसमें पहली जो है आपकी बुक के हिसाब से हेडिंग्स बनी है, पहला हीट रेजिस्टेंट बोरेट ग्लास, ये बोरेट ग्लास बनाने में इस्तेमाल होता है बोरक्स, और वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर जितने बीकर वगैरह बनते हैं जिसमें हम रिएक्शन वगैरह लगाते हैं, इतने गर्म भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो और वो टूटते नहीं है,
घर वाले गिलास को तो थोड़ा सा गर्म दूध डाल दें तो वो टूट जाता है। तो वो जो लेबॉर्ट्री वाले जो हैं वो इसलिए नहीं टूटते कि वो इस तरह बोरेट गिलास के बने होते हैं जो हीट रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर के सॉफ्ट करने में बोरेक्स को यूज किया जाता है। ये कैसे करते हैं ये ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, मैं आपको वहां बताऊंगा। ये आपकी एक्सरसाइज में सवाल है भी, आपकी बुक में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि यूज्ड एज सॉफ्टनिंग, लेकिन एक्सरसाइज में सवाल पूछा हुआ है कि कैसे वाटर को सॉफ्ट करता है, तो ऊपर अभी एक्सरसाइज में आ जाए। अच्छा, उसके बाद है बोरक्स बी टेस्ट, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से मुराद ये होता है कि मुख्तलिफ मेटल्स जो होते हैं, जैसे किसी मेटल को किसी कंपाउंड में से अलग करना है तो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि ये सोडियम इसके पास है जो रेक्टिव मेटल है, तो ये दूसरे मेटल कंपाउंड्स को में से दूसरी मेटल्स को निकालने में हेल्प कर सकती है। पांचवा जी वेल्डिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड एज फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड इन मेटलर्जी। फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स वो चीज होती है जो हम किसी चीज में जब ऐड करते हैं ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और ये जो बोरक्स को यूज करने का मकसद ये होता है, नंबर एक ये तो वैसे भी आप जनरल देखते हैं कि किसी भी चीज में कोई और इम्प्योरिटी डाल दें तो उसका सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये तो आपने सुना हुआ है पहले भी। अब इसको यूज करने का मकसद ये है कि ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा ही देगा ना, लेकिन फ्लक्स इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा कि ये खुद शाइनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो जब वो आपका जहाँ वेल्डिंग के अंदर यूज किया हुआ है तो वेल्डिंग करने के बाद जो उसका मटेरियल बचेगा ना वो बड़ा शाइनी सा होगा, चमकदार सा होगा, तो उसको फिर हम नाम देते हैं ये फ्लक्स का ना। एक तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, दूसरा जो सरफेस होती है वो काफ़ी शाइनिंग सी होती है। उसके बाद है वाशिंग पाउडर। वाशिंग पाउडर में ये एडिटिव के तौर पे ना ऐड करते हैं, कोई खास फंक्शन नहीं है इसका वाशिंग पाउडर के अंदर, लेकिन इसको ये शाइनिंग वगैरह और ये चूँकि ज़रा ट्रांसपेरेंट सा होता है तो इस वजह से वो अंदर उसके ऐड कर लेते हैं। लेदर इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है फॉर टैनिंग एंड डाइंग। टैनिंग हम कहते हैं ना कि जो लेदर जब चमड़ा लेके जाते हैं ना कि मतलब जानवर की जो खाल होती है तो उसके ऊपर बाल होते हैं, अंदर वाली साइड पे भी होते हैं चमड़ी, वो उसका गोश्त या फैट वगैरह, और बाहर वाली साइड पे जो होता है ना वो बाल शाल होते हैं। तो पहले ये करते हैं उस जो खाल होती है उसके अंदर से भी लेयर उतारी जाती है जो कि वो गोश्त वाली या फैट वाली होती है, और बाहर से भी लेयर उतारी जाती है जो बालों वाली होती है। तो उसके अंदर से वो मेन लेयर निकलती है जिसको बाद में फिर सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसकी वो डाइंग करते हैं, कलर शलर करते हैं कि चमड़ा के कलर मतलब ब्लैक कलर का बनाना है या ब्राउन कलर का है, मुख्तलिफ इस तरह चमड़े जिसका भी बनाना, तो वो बनाते हैं, उसको डाइंग कहते हैं। डाइंग का मतलब रंगना होता है ना, डाइंग रंगना होगा, टैनिंग होता है वो जो लेयर्स को उतार के खाल में से अंदर से मेन उतारना। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव जी लास्ट में। प्रिजर्वेटिव हम कहते हैं ना कि कई चीज़ों को ख़राब होने से बचाते हैं ना जो, तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसकी वजह यही है कि ये चूंकि पानी में जब डिजॉल्व होता है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन या स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन। जैसे अचार आपको पता है सिरके में बनाते हैं, अब सिरका असल में क्या होता है, ये एसिड होता है। सिरका को यूज़ करते हैं ना चार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वो उसका मकसद वो उसके अंदर जो एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन हो तो वो जो बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह हैं वो इस तरह एसिडिक मीडिया या बेसिक मीडिया में ज़िंदा नहीं रह सकते ना फल फूल से, तो वो फिर चीज़ ख़राब नहीं होती, प्रिजर्व रहती है। इस टॉपिक में आपके दो एमसीक्यूज हैं जी। एक केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलिमिनाइट इस, ये आपका ए ऑप्शन बनती है इसमें जो फार्मूला उसका आता है। दूसरा टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरोन, ये बोरोन का हमने भी पढ़ा था, बोरक्स जिसको हम नाम दे रहे थे। और उसके बाद व्हाट इज बोरक्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में उसका सार्ट है जी, और फार्मूला इसका ये है। और बोरक्स को कमर्शली कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये कोलिमिनाइट से जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना ये कमर्शली है। तो ये वाला पॉइंट हो सकता है आपका कमर्शियल प्रेपरेशन, कोलिमिनाइट से जो प्रेपरेशन की थी, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे एक्सरसाइज का लिखा हुआ है, ये पास पेपर में भी सवाल आया हुआ है और एक्सरसाइज में भी है।
उसके बाद है व्हाट इज बोरक्स बी टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स केमिस्ट्री, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है एक्सरसाइज में, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ डज बोरक्स सर्व एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट, जो उधर यूजेस में तो सिर्फ लिखा था ना कि होता है वाटर सॉफ्टनिंग, लेकिन ये नहीं लिखा था कि कैसे उसको एक्ट करता है ना। तो आपको पता है हार्ड वाटर जो होता है उस क्यों होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं, तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं ना। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मौजूद हो क्लोराइड वगैरह, अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो इनके साथ, तो फिर हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर तो होता है ना, लेकिन उसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं ना। और अगर उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ वो क्लोराइड या ब्रोमाइड इस तरह वो आयन मौजूद हो, तो फिर हम उसको नाम देते हैं परमानेंट हार्डनेस का ना। तो ये आपका जो आता है, अब वो रिएक्शन ये मेन, अब बोरक्स अगर कैल्शियम आयन होगा तो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम टेट्राबोरेट बन जाता है, जो अलग हो गया इम्प्योरिटी उसमें प्रेसिपिटेट की शक्ल में, या मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के साथ मिलकर मैग्नीशियम टेट्राबोरेट बना देता है, वो भी अलग हो जाता है। तो यानी इस वजह से ये हमारे पास जो है ना वो वाटर सॉफ्ट करने के काम आता है। 14 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है और बोर्ड में भी कई दफ़ा आया है, वो कि बोरक्स का अल्कलाइन सोल्यूशन क्यों होता है, या एक्वा सोल्यूशन उसका लिटमस पे क्या असर करेगा, या बोरक्स का जो पीएच 7 से ग्रेटर क्यों होती है, वो सारों का ये आंसर आपका बन जाता है जी, कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की वजह से। उसके बाद है ये मैंने वैसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाया, बाकी तो इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है और एक्सरसाइज वाला भी नहीं है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपका कोई नहीं है कि बोरक्स के रिएक्शंस लिख दें, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। यूजेस ज़रूर आए हैं, ये शॉर्ट एक्सरसाइज में भी ये मौजूद है, बोरक्स के यूजेस लिख दें, तो ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है कि कोई से 4 यूजेस लिख दें, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है हमारा, ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे हमारा ये मुकम्मल होता है आपका।